दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है तल्ला देश का आदमखोर बाघ, जो जिम कॉर्बेट साहब का लगभग आत्मघाती मिशन के समान था, सुसाइडल मिशन। उसका ये छठा एपिसोड है। बहुत ही रोमांचक घटनाक्रम है। इसे जरूर 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 पूरा सुनिएगा, बहुत आपको आनंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ संजय पीटर जी का। संजय भाई, हमेशा की तरह इस बार भी आपने जो अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया है, वो उत्तरांचल डायरीज के लिए कितने मायने रखता है वो मैं ही जानता हूँ। आप हमेशा ही चैनल को दिल से अपने सहयोग करते हैं, उसके लिए मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब स्पीचलेस, कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यार। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने पहले तो उन दोनों बाघों की खाल उतारी, फिर गांव वालों की मदद से एक हांका लगवाया। लेकिन उस हांके का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने गांव वालों को वहाँ से वापस भेज दिया था, अपने हैटिटा निकाल के ऐसे हिला करके, भाई जाओ, हो गया। और फिर खुद बाघिन की तलाश में निकल गए थे। चलते चलते ये स्लेटी पत्थरों के मलबे के ढेर के पास पहुँचे, जहाँ से बाघिन ने नीचे उतरने की कोशिश करी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी ढलान होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और करीब 70-80 फीट नीचे घाटी में जाके गिर गई। जिम कॉर्बेट साहब से कुछ दूर जाकर वो घाटी में उतरे, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर वहाँ से नीचे उतरे, तो वहाँ पर उन्हें एक बड़ा मरा हुआ एक सिराव दिखाई पड़ा, और वहीं पर बाघिन के खून के धब्बे भी मौजूद थे। अब जिम कॉर्बेट साहब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि वो खून के धब्बों का पीछा करते हुए बहुत जल्दी ही इस बाघिन को ढूंढ लेंगे, क्योंकि मिल गए थे निशान, अब ढूंढना आसानी था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अचानक मूसलाधार बारिश हो गई थी और खून के धब्बे धुल गए थे। शाम भी ढलने वाली थी। अब गांव तक का, जो कैंप तक का जो रास्ता था, वो भी बहुत लंबा था, इसलिए अभी अपने कैंप की तरफ वापस लौट गए। यहाँ तक का घटनाक्रम मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को सुना चुका हूँ, आप लोग सुन चुके हैं। चलिए अब चलते हैं घटनाक्रम में आगे की तरफ, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि अगली सुबह ही अपने 6 साथियों के साथ उस घाटी में लौटे जहाँ पर वो सिराऊ मरा हुआ पड़ा हुआ था। सारे कुमाऊं, मतलब अपने जो हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है, गढ़वाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सिराऊ का मांस बड़ा स्वादिष्ट माना जाता है, बड़ा चाव से खाते हैं लोग इसे। और ये सिराऊ जिसकी गर्दन टूट गई थी, पूरा भरपूर जवान था, और इनके आदमियों के लिए अच्छी खासी मात्रा में भोजन की जो व्यवस्था थी वो कर सकता था। 2-3 दिन का काम इनका आराम से चल सकता था। इन्होंने अपने आदमियों से सिराऊ की खाल निकालने के लिए कहा और खुद उस जगह की तरफ चले गए जहाँ पिछली शाम को ये जहाँ से वापस लौटे थे, जहाँ पे खून के धब्बे वगैरह थे। वहाँ पर इन्होंने देखा कि 2 गहरी और सकरी घाटियाँ पहाड़ के ऊपर उसके टॉप से दाहिनी तरफ जाती हैं। अब इन्होंने ये सोचा था कि बाघिन इनमें से किसी एक पहाड़ी के ऊपर गई होगी। अब वो कौन सी वाली पहाड़ी पर गई होगी, ये एक सोचनीय प्रश्न था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपना आइडिया लगाया कि पहले ऐसा किया जाए कि जो ये नज़दीक वाली जो घाटी है, इसमें जाया जाए और उस नरभक्षी बाघिन को ढूंढने की कोशिश करी जाए। तो ये चलते हुए करीब 100 गज आगे चले गए थे। अब वहाँ पे जाकर इन्होंने देखा कि पहाड़ की जो चट्टानें थी वो एकदम सीधी खड़ी थी, और उन पर बाघिन तो क्या, किसी भी तरह का कोई जीव उस पर नहीं चढ़ सकता था। और जहाँ पर वो ख़त्म होती थी, वहाँ पर बरसात के दिनों में करीब 25-30 फीट ऊंचा एक वाटरफॉल बन जाता होगा। जब बरसात में पानी आता, क्योंकि इतनी सीधी थी, इतनी खड़ी थी कि वाटरफॉल बन जाता होगा। तो उस तरफ बढ़ना बेकार था, तो ये वापस अपने आदमी की तरफ लौट पड़े। इनके आदमी सिराव की खाल उतार रहे थे। अब ये उनसे करीब 50 फीट की दूरी पर थे, और इन्होंने वहीं से अपने आदमियों को आवाज़ दी कि भाई वो लोग आग वाग जला दे, चाय बनाने के लिए केतली में पानी वानी गर्म करें, मैं आ रहा हूँ। और फिर ये दूसरी घाटी का निरीक्षण करने के लिए चले गए। वहाँ पर इन्हें जानवरों के आने जाने का एक रास्ता दिखा, जो पहाड़ के ऊपर बाईं तरफ से नीचे आता था। इस रास्ते पर इन्हें बाघिन के पग मार्क्स दिखाई पड़ गए।
जो पिछली शाम जो बारिश हुई थी उसके कारण थोड़े धूल से गए थे, लेकिन इनको मिल गए। अब जिस जगह पर ये खड़े थे उसके नज़दीक एक बहुत बड़ी चट्टान थी, तो इन्होंने ये उस चट्टान के नज़दीक गए और फिर उसके पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर जो है एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में सूखी हुई पत्तियाँ पड़ी हुई थी जो एकदम सपाट हो गई थी और उन पर खून के बड़े बड़े थक्के भी पड़े हुए थे। अब ये बात तो निश्चित हो गई थी कि घाटी में गिरने के बाद बाघिन इस जगह पर आई थी और यहीं पर आकर के वो अपना लेट गई थी। लेकिन अभी जब जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को आवाज़ दी ना, दूर से 50 फीट दूर से, कि भाई पानी वानी गर्म करो चाय वाय बनाने के लिए, तो उस आवाज़ को सुनकर वो वहाँ से कहीं और निकल गई थी, वहाँ से हट गई थी। दोस्तों, जिस तरह से इंसानों के स्वभाव में अंतर होता है, इस तरह से जानवरों के स्वभाव में भी अंतर होता है। अगर दो बाघ एक साथ हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों का स्वभाव एक सा ही होगा। हो सकता है कि एक बहुत बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हो, बल्कि दूसरा बहुत शांत स्वभाव का हो। तो स्वभाव में अंतर होने के कारण ये भविष्यवाणी करना ये पॉसिबल नहीं है कि एक घायल बाघ तब क्या करेगा जब कोई इंसान पैदल चलते हुए उसके नज़दीक पहुंच जाए। और ना ही कोई टाइम लिमिट तय करी जा सकती है कि कोई घायल बाघ जो है वो कितने दिन तक खतरनाक माना जाएगा, मतलब कितने घंटों तक, कितने दिन तक या कितने महीनों तक उसे खतरनाक मानेंगे। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट भी फिक्स नहीं है। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे बाघ को देखा था जिसके पिछले पैर की गद्दी में भागते समय 1 इंच लंबा घाव हो गया था और उसने घायल होने के करीब 5 मिनट बाद ही करीब 100 गज की दूरी अपनी पूरी ताकत से भागते हुए अपने शिकार पर आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक बाघ ऐसा भी देखा था जिसका जबड़ा बुरी तरह से घायल था और वो पता नहीं कितने घंटों से अपने दर्दनाक घाव की देखभाल कर रहा था। अचानक एक इंसान उसके बिल्कुल नज़दीक से गुजर गया, चला गया उसके बगल से। लेकिन उस बाघ ने इंसान पर आक्रमण करने की कोशिश तक नहीं करी, जबकि वो आदमी उससे सिर्फ बस ये समझिए एक जंप की दूरी में था, एक छलांग भर की दूरी में था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने उस आदमी को अपने पास से निकलने का एक तरह से क्या है कि परमिशन दे दी, अनुमति दे दी कि जा भाई जा, क्या याद करेगा तू भी, जा निकल ले अभी, चल, छोड़ दिया तेरे को। तो ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट था। यहाँ पर एक मैन ईटर टाइगर का मामला था, क्योंकि नरभक्षी बाघ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इंसान की चलाई गई गोली से घायल हो जाने के बाद वो क्या करेगा। अगर घाव अंदरूनी ना हो तब भी ये संभावना तो बनी ही रहती है कि वो अपना पेट भरने के लिए आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वो तो है ही मैन ईटर। वैसे तो सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो बाघ जो है बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर वो घायल या नरभक्षी हो या उसके बहुत छोटे बच्चे उसके साथ में हो, तब बाघ का स्वभाव क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस बात को तो आप लोग भी समझ सकते हैं। यार, अगर बाघ अच्छे स्वभाव का जानवर नहीं होता तो इंसानों के लिए घने जंगलों में जाना या घने जंगलों के बीच से गुजर कर अपने काम पर जाना, घास वास काटने के लिए जाना, लकड़ी लाने के लिए जाना, ये सब काम क्या कोई आसान होता? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो भी जंगल में जाता बाघ उसे खा जाता है कि नहीं। तो बाघ सभ्य होता है। दोस्तों, बाघ को मांस को जमा करके रखने की आदत भी नहीं होती कि चलो आओ भैया जमा कर लो, जितना मिल रहा है सब जमा कर लो। कोई भी बाघ हो वो सिर्फ तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगी हो, और अगर कोई अच्छा भारी शिकार उसे मिल जाए जैसे गाय, बैल या भैंस, तो उसे 3-4 दिन तक शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस वो उसी को खाता रहता है। एक सामान्य बाघ जो है 6 से 7 दिन बिना खाए तक आराम से रह लेता है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और इंसानों में आक्रमण तो वो बहुत ही मजबूरी में आगे करता है, बहुत जब मजबूर हो। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ यार कि बाघ बहुत ही शाय प्रवृत्ति का होता है। वो हमेशा ही घने जंगलों में जहाँ पानी भी हो ऐसी जगह में छुपकर वहाँ अपना रहना वो पसंद करता है। उसका स्वभाव इतना अच्छा और शांत होता है कि अगर उसकी तरफ इंसान आ जाए तो वो पहले तो वो खुद ही वहाँ से हट जाता है,
मतलब वो इंसान को रास्ता दे देता कि भैया तू निकल ले, बशर्ते कि वो नरभक्षी ना हो, मैन ईटर ना हो। और जिम कॉर्बेट साहब ने तो बाघ को जेंटलमैन की उपाधि दी थी कि ये टाइगर जो है जेंटलमैन की तरह है। उनका कहना तो यह है कि बाघ एक साधु प्रवृत्ति का पशु है, हमेशा साफ सुथरा रहता है और रहता भी साफ सुथरी जगहों पे है। क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब तो बचपन से ही जंगलों में घूमने फिरने के आदी थे ना, न जाने कितने बाघ, तेंदुए, भालू, हाथी आदि आदि उनको बहुत नज़दीक से देखते आए थे और काफ़ी हद तक उनके स्वभाव से भी परिचित हो चुके थे। दोस्तों, एक सामान्य बाघिन मतलब जो मैन ईटर नहीं है और उसके शावक, उसके बच्चे उसके आसपास हैं और गलती से कोई इंसान व्यक्ति उस तरफ चला जाए तो एकदम से आक्रमण नहीं करती है, एकदम अटैक नहीं करती है। वो पहले गुर्रा गुर्रा कर अपना विरोध प्रकट करते हैं कि भाई इस तरफ मत आओ। फिर भी इंसान जो है उसको अनसुना करते हुए उसी तरफ जाता है तो फिर दहाड़ती है या मॉक अटैक करती है। मॉक अटैक वो ऐसा शो करती है जैसे वो हमला करने जा रही है, और ऐसी पोजीशन में भी अगर इंसान उसके रास्ते से ना हटे या भीम बनने की सोचे तो वो यही समझ लेती है कि इस इंसान द्वारा उसके बच्चों को खतरा हो सकता है, तो वो अटैक करके मार देती है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मारने के बाद वो उसे खा भी जाए, ज़रूरी नहीं है, मार के छोड़ देती है। इसलिए जब भी आप किसी जंगल में हो और किसी बाघ की गुर्राहट को सुने तो बाहुबली बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। बस दूर से ही जो है उसको सलामी दे दें, ओके बॉस बाय बाय, हम जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से निकल लें। गलती इंसान से होती है, गुनाहगार बेचारा बाघ ठहरा दिया जाता है। बाघ की शराफत का एक वाक़या जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी इस किताब में भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि एक दिन जिम कॉर्बेट साहब और उनकी बहन मैगी अपना जो काला दुंगी वाला जो इनका जो विंटर हाउस था, उस घर से करीब 3 मील दूर एक नदी थी जिसे बोर नदी कहते थे, उसमें मछली मार रहे थे। इन्होंने 2 महाशीर मछलियाँ पकड़ ली थी और एक चट्टान में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। उसी समय जियोफ हॉपकिंस, जो बाद में उत्तर प्रदेश के वन रक्षक बने, वो अपने हाथी पर वहाँ पर आ गए। वो अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे और किसी हल्के शिकार जैसे कांकड़ या मोर को मारने के लिए अपनी 240 बोर की छोटी राइफल लेकर के वो आ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब और उनकी बहन ने इतनी मछलियाँ तो पकड़ ही ली थी जितने की उन्हें ज़रूरत थी, जितनी उनको आवश्यकता थी। तो जियो साहब ने जिम कॉर्बेट साहब से कहा कि जिम प्लीज़ हेल्प अस, कि आप हमारी हेल्प करो शिकार को ढूंढने में, आप तो इस एरिया के पूरे नॉलेज है आपको, तो हमारी भी हेल्प करो। जिम कॉर्बेट साहब तैयार हो गए और उनके हाथी पर सवार हो गए। फिर हाथी में सवार होकर इन्होंने नदी को पार किया और महावत को जंगल के एक पर्टिकुलर हिस्से की तरफ चलने को बोला जहाँ कांकड़ और मोर वगैरह मिल सकते थे, जहाँ पे अक्सर दिखते थे। ये लोग जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ पर एक छोटी घास और आलू बुखारा का एक जंगल सा था। अचानक जिम कॉर्बेट साहब की नज़र एक पेड़ के नीचे चीतल पर पड़ी। वो बेचारा मरा हुआ था। इन्होंने हाथी को रुकवाया और उससे नीचे उतर के ये चीतल की तरफ उसको चेक करने के लिए गए कि उसे किसने मारा है या क्या हुआ इसके साथ। वो एक बूढ़ी मादा चीतल थी। उसे मरे हुए करीब 24 घंटे हो गए थे, लेकिन उन्हें उसके शरीर पर किसी तरह का कोई निशान नहीं मिला। तो इन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी सांप के डसने से मरी है। जैसे ही ये हाथी की तरफ जाने के लिए मुड़े तो इन्हें एक सूखी पत्ती पर ताज़ा खून की बूंदें दिखाई पड़ी। खून के छींटे जिस जानवर के भी थे वो उस मरे हुए चीतल से दूर जा रहे थे, यानी कि उसके बगल से निकल के आगे की तरफ जा रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उत्सुकता बढ़ गई, और वो ये चेक करने के लिए कि ये किस जानवर के हैं, उन खून के छींटों के पीछे पीछे चलने लगे। इन्होंने माहौत की तरफ इशारा किया कि वो इनके भाई आ, जो मेरे पीछे पीछे आ, हाथी को ले आ आपने मेरे पीछे पीछे। करीब 60-70 गज तक जाने के बाद ये निशान 5 फीट ऊंची और घनी झाड़ियों की तरफ चले गए थे और फिर वहाँ झाड़ियों पर ख़त्म हो गए थे।
इन्होंने अपने दोनों हाथों से झाड़ियों को ऐसे करके फैलाया, मतलब झाड़ियों को यूं करके फैलाया, तो यूं अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर एक नर चीतल पड़ा हुआ था। उसके नए नए सींग आ रहे थे और उसका जो मुंह था वो जिम कॉर्बेट साहब की तरफ था। वो चीतल एक बाघ का शिकार था और बाघ उसे बड़े आराम से खा रहा था। इन्होंने जैसे ही झाड़ियाँ हटाई तो बाघ ने अपना सर ऊपर उठाया और ऐसे सर उठा के ठीक सामने जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि उस समय बाघ के चेहरे में जो भाव थे उनसे साफ साफ पता चल रहा था कि मानो वो कह रहा हो, बेटा तुम्हारी शामत आ गई है क्या, जो तुम गलत टाइम में गलत जगह में आ गए हो, गलती तो तुम कर रहे हो और नाम मेरा बदनाम होगा। तो ये क्यों? तो ये मतलब जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि उसके चेहरे को देख के ऐसा भाव आया। जिम कॉर्बेट साहब तो बिल्कुल स्टैचू हो गए थे, इनके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और दिल की धड़कनें वो तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे बिल्कुल बंद हो गई हो। बाघ इतने नज़दीक था कि अगर वो अपना यूं पंजा भी चलाता ना, ऐसे कर झाप से चलाता, तो इनके सर के 2 टुकड़े कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उठा, घूमा और अपने पीछे की झाड़ियों में एक शानदार छलांग लगाकर वहां से चला गया। बाघ ने अपने इस शिकार को आलू बुखारा जो था उसकी झाड़ियों में इन लोगों के आने से थोड़ा ही पहले मारा था और उसे आड़ में ले जाते समय वो खून के निशानों को छोड़ते हुए वो मृत चीतल, जो वो मादा चीतल थी, उसके पास से निकला था। उन निशानों का पीछा करते हुए जिम कॉर्बेट साहब उसके बिल्कुल मुंह के सामने तक पहुंच गए थे, बिल्कुल फेस टू फेस हो गए थे। हाथी पर बैठे वो तीनों व्यक्तियों ने बाघ को तब देखा जब वो छलांग लगाकर जा रहा था। उसे देखकर महावत एकदम से डर गया और बहुत जोर से चिल्लाया, सावधान साहब, सावधान, वहां पर बाघ है। वो इन्हें बता रहा था कि वहां एक बाघ है और ये अलर्ट रहे, सतर्क रहे हैं। अब उस बेचारे को क्या पता था कि जिसे वो सावधान कर रहा है वो तो उसके मुंह के सामने से बिल्कुल उसके सामने से उसको देख करके आ रहा है। तो दोस्तों ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण था बाघ के अच्छे स्वभाव होने का। नहीं तो वो चाहता तो जिम कॉर्बेट साहब को उसी टाइम खत्म कर देता, एक पंजा मारता, खोपड़ी 2 हिस्सों में खुल जाती जिम कॉर्बेट साहब की। लेकिन उससे अच्छे स्वभाव का परिचय दिया, चला गया। जिम कॉर्बेट साहब के साथ एक वाकया और हुआ था जिससे साबित होता है कि बाघ एक अच्छे स्वभाव का जानवर है। हुआ यूं था, जब ये छोटे बच्चे थे तब कालादूंगी और नैनीताल के जंगलों में ये अकेले ही घूमने के लिए निकल जाते थे। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, मैं निकल जाते थे कभी कहीं कभी कहीं। ऐसे ही एक सुबह ये कालादूंगी के घने जंगलों में घूमने के लिए काफ़ी दूर तक निकल गए, जंगल के काफ़ी अंदर तक ये चले गए। अचानक इनसे करीब 10 से 12 फुट की दूरी पर एक बहुत बड़ा विशाल गाय, भीम गाय, बाघ आ गया, टाइगर। और उसने इनकी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्यों बच्चे, जंगल में क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं जाना क्या? और फिर एक तरफ छलांग लगाकर वो वहाँ से गायब हो गया। तो स्वभाव बाघ का ये होता है। खैर, हम लौटते हैं अपने तल्ला देश की बाघिन पर। अपने आदमियों के पास आकर इन्होंने एक कप चाय पी और इनके आदमियों ने सिराव को अपनी सुविधा के हिसाब से ले जाने के लिए टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर ये उनके साथ उस गड्ढे तक गए जहाँ पर इन्होंने पिछले दिन बारिश आने से पहले बाघिन के खून के धब्बों को देखा था। उनके आदमी पहले भी कई बार इनके साथ शिकार पर आ चुके थे, कई शिकार पर इनके साथ गए थे, तो उन्हें भी जंगल के बारे में और बाघ तेंदुओं के नेचर को समझने की काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। वो भी आधे से ज़्यादा जिम कॉर्बेट हो चुके थे। खून के थक्कों को देखकर उन सभी का यही अनुमान था कि इतना सारा खून बहने के बाद बाघिन किसी हालत में जिंदा तो नहीं बची होगी, वो यहीं कहीं आसपास मरी पड़ी हुई होगी। 100% ये उनका मानना था। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाघिन पर जो घाव है वो बाहरी सतह पे है और कुछ समय के बाद बाघिन उससे उभर जाएगी और ठीक हो जाएगी, और फिर वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने और इनके साथियों ने वो दिन पूरा समय घायल बाघिन को ढूंढने में लगा दिया। इनकी योजना ये थी कि इनके आदमी घाटी के दाईं ओर
ऊपर की तरफ जाएं और वहाँ पर जो भी सबसे ऊंचा पेड़ दिखाई पड़े उस पर चढ़ जाएं और जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर चढ़ जाएं और फिर वहाँ से जिम कॉर्बेट साहब पे नज़र रखें और जंगल पे नज़र रखें। अगर जंगल में कहीं भी उनको किसी तरह की कोई हरकत दिखाई पड़े और वो जिम कॉर्बेट साहब का ध्यान उस हरकत की ओर आकर्षित करना चाहें तो उसके लिए सीटी बजाएं। एक्चुअली दोस्तों, हम पहाड़ के जो लड़के जो है ना, वैसे भी दांतों के बीच से सीटी बजाने में मास्टर होते हैं। यूँ रख के विसिल बजा देते हैं। मेरे को नहीं आती, लेकिन सीटी बजाने से उन लोगों को बाघिन की तरफ से कोई खतरा नहीं रहता। कि पेड़ के ऊपर बैठे हुए तो सीटी बजाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो वो उस तरफ कोई झाड़ झंकार नहीं था और दूसरा वो सभी लोग पेड़ों में चढ़ने में इतने मास्टर थे कि वो एकदम हाइट में जाके बैठ गए थे। बाघिन के पगमार्क से पता चल रहा था कि जब उसने चट्टान के पास वाले गड्ढे को छोड़ा था तो वो घाटी के बाईं तरफ से ऊपर पहाड़ की तरफ गई थी। अब जिम कॉर्बेट साहब ने उसी पहाड़ पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पगमार्क मिल गया, तब भैया चलो पीछा आप करो। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब हमेशा कहते थे कि जंगल का ज्ञान कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे किताबों में पढ़कर आप समझ सकें। आप किताबों में पढ़ लें जंगल और फिर आपको जंगल की नॉलेज हो गई, ऐसा संभव नहीं है। इसे प्रैक्टिकली ही सीखा जा सकता है और ये सीखने की जो प्रक्रिया है ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये लगातार चलती रहती है, क्योंकि जंगल में हमेशा कुछ ना कुछ नया घटना घटती रहती है। किसी भी जंगल को कोई पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकता। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं मास्टर हूँ जंगल का। और यही बात पगमार्क्स का पीछा करने पर भी लागू होती है। पगमार्क्स का पीछा करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो किसी भी खेल में किसी अच्छे रूपों में से एक, मतलब एक पगमार्क्स को देख के पीछा करना एक अच्छी वो है। और कभी कभी ये बहुत रोमांचित करने वाला भी हो जाता है। किसी जानवर को ढूंढने के सामान्यतः दो तरीके हैं। पहले तो उस रास्ते का पीछा करना जिस पर खून पड़ा हुआ दिख रहा हो, और दूसरा ऐसे रास्ते में पीछा करना जिस पर खून न दिख रहा हो। इन दोनों तरीकों के अलावा इन्होंने कई बार घायल जानवर को ढूंढने के लिए मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ का भी सहारा लिया था। मुक्तेश्वर वाली बाघिन वाले में याद होगा, मक्खियों के भिनभिनाने से ये शिकार के पास पहुंच गए थे। मतलब जिस तरफ मक्खियाँ भिनभिना रही हों उस तरफ जरूर घायल जानवर होगा या कोई डेड बॉडी होगी। इसके अलावा मांस खाने वाले पक्षियों का, जो पक्षी होते हैं गिद्ध, इनका पीछा करके भी इन्होंने घायल जानवरों को खोज निकाला था। इन दोनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका यही है कि खून की लकीर का पीछा किया जाए तो शिकार, मतलब जिसको मारना है, वो जल्दी और आसानी से मिल जाता है। जिस पर गोली चढ़ी है, जिसका खून बह रहा है, वो फिर आसानी से मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और है, घाव से हमेशा खून नहीं निकलता है, तो ऐसी पोजीशन में उसके पगमार्क के सहारे ही उसे ढूंढा जाता है। कई बार तो दबी हुई झाड़ियों और घास को जिसके ऊपर से वो जानवर निकला है, उन्हें देख करके भी उसका पीछा किया जा सकता है। ये ढूंढने का काम कठिन है या आसान, अब ये डिपेंड करता है वहाँ की ज़मीन के ऊपर कि किस तरह की ज़मीन है, और इस सच्चाई पर भी कि जिस पशु का पीछा किया जा रहा है वो कोमल गद्देदार पैर वाला है या खुर वाला। ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं हमेशा। जिस समय इन्होंने अपने आदमी को चाय के लिए आवाज़ दी थी कि भाई चाय बनाओ, तो उस समय आवाज़ को बाघिन ने भी सुन लिया था और वो उस गड्ढे को छोड़कर जिस पर छुपकर बैठी हुई थी वहाँ से निकल गई थी। तब तक उसके घाव से खून रिसना भी बंद हो चुका था। खून निकलना तो बंद हो गया था, लेकिन घाव पक गया था और उसमें से एक द्रव्य निकल रहा था, पस जिसको बोलते हैं। लेकिन वो इतना नहीं था कि उसके सहारे जो है बाघिन को ढूंढा जा सके। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब को उसे ढूंढने की कोशिश उसके पगमार्क्स और जो भी झाड़ियों के हटने के निशान थे उनसे ही करनी पड़ रही थी। उस ज़मीन पर जहाँ पर ये खड़े थे ऐसा करना कोई कठिन नहीं था, लेकिन इन्हें बहुत धीरे धीरे और संभल कर उसका पीछा करना था, बहुत अलर्ट होकर के, क्योंकि बाघिन कहीं पे भी हो सकती थी और फिर घायल थी, मैन ईटर थी। इनका सोचना था कि उसको ढूंढने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही जल्दी उसके घाव ठीक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और उसे ढूंढने के मौके भी कम होते जाएंगे, क्योंकि जितना जितना ठीक होती जाएगी उतनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर एक
तनाव, एक टेंशन भी हावी होने लगा था, यार ये क्यों नहीं मिल रही है। शुरू के कुछ 100 गज तक तो ये जो खोजी चिन्ह जो को देखते हुए घुटने तक ऊंची झाड़ियों के बीच से गुजरे थे। वहाँ पर खोजना आसान था क्योंकि बाघिन एक सीधी रेखा में चल रही थी। झाड़ियों के ऊपर रिंगाल का एक घना झुरमुट था। दोस्तों, रिंगाल बोलते हैं पहाड़ी बांस को, जो सामान्य बांस से पतला होता है। इन्हें पूरा यकीन था कि बाघिन इसी झुरमुट में कहीं पर लेटी होगी, लेकिन जब तक वो इन पर आक्रमण करके अपनी प्रेजेंस का नहीं बताती, अपनी उपस्थिति नहीं बताती है, तब तक इनके पास उसे निशाना बनाने का कोई मौका नहीं मिलना था। जब दिखती नहीं तो फिर मौका कहाँ से मिलता। यह भी झुरमुट में आधी दूरी तक ही गए थे कि एक कांकड़ ने बोलना शुरू कर दिया। अब बाघिन अपनी जगह से चल पड़ी थी, लेकिन वो सीधे पहाड़ पर ऊपर जाने के बदले बाईं ओर एक खुले मैदान की तरफ चली गई थी, क्योंकि कांकड़ एक ही जगह में खड़े होकर भौंक रहा था। तो ये भी बाईं तरफ मुड़ गए, लेकिन उस दिशा में इन्हें कोई भी ऐसी खुली जगह नहीं दिखाई दी, और ना ही इन्हें ऐसा लगा कि ये कांकड़ के नज़दीक जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कांकड़ ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे करीज फिजेम्स ने किटकिटाना शुरू कर दिया। बाघिन अभी भी मूवमेंट कर रही थी, वो अभी भी चल रही थी, मूव कर रही थी, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पे हो रही, कहाँ से आ रही है। जंगल में होने वाली आवाज़ों का एकदम सही दिशा और दूरी का अनुमान लगाना एक जंगल का ज्ञान है, और जिम कॉर्बेट साहब ने तो इस ज्ञान में क्या कहना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा कुशलता हासिल कर रखी थी। मतलब काफ़ी नॉलेज इनको थी, और जिस पर इन्हें गर्व भी था कि इन्हें नॉलेज है। लेकिन अब इनको यूँ लग रहा था कि उनके साथ जो दुर्घटना हुई है, मतलब जो उनके कान के पास से गोली चली थी, उससे उनके कान का ड्रम, उसमें जो प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से अब ये इस कला या जो भी ज्ञान है, इससे अब ये वंचित हो गए, माने कि अब ये बेकार हो गई है इनके लिए, क्योंकि सुन नहीं पाएंगे। और अब अपनी सेफ्टी के लिए ये अपने कान के भरोसे नहीं रह सकते थे। साथ ही जंगली जानवरों की उन बोलियों को जो सुनने का आनंद ये उठाते थे, वो भी नहीं उठा पाएंगे, जिनको समझने में इन्हें कई साल लग गए थे। उन भाषा को समझने में सालों लगा दिए थे इन्होंने, लगने भी थे। दोस्तों, दुर्भाग्य से कुछ सालों पहले एक बंदूक दुर्घटना और हुई थी, जिसके कारण जिम कॉर्बेट साहब के दूसरे कान का पर्दा भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, वो भी खराब हो गया था। वैसे भी अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक भी होता तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए अब इस बारे में उस समय तो कुछ नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये असमर्थ थे कानों से, और इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी ये इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कोई भी बाघ, चाहे वो सामान्य हो या नरभक्षी, इनसे अच्छी स्थिति में होगा। नहीं तैयार थे इस बात को मानने में। हालांकि दोनों लोग, जिम कॉर्बेट साहब और बाघ, एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए उन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे थे जो किसी के लिए भी अनुकूल नहीं थी, ना उसके लिए ना इनके लिए। अब इन्होंने अपनी आंखों के सहारे बाघिन को खोजना शुरू कर दिया था। उस जंगल में वन्य जीवों की भरमार थी, और ये कई बार सांभर, काकड़ और लंगूर इनकी अलर्ट कॉल सुन रहे थे, और कई बार तो इन्होंने फिजेंट्स, नीलकंठ और ये जो सफ़ेद टोपी वाली जो कस्तूरी होती है, उसको भी सुना, जो बाघिन को देखकर किटकिटाते रहे थे बार बार। लेकिन अब इन्होंने उन आवाज़ों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। अब ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनको अगर ये सामान्य स्थिति में होते तो बहुत उत्सुकता से सुनने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते, लेकिन अब ये उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब ने बहुत ही बारीकी के साथ बाघिन को ढूंढना शुरू कर दिया। बाघिन बार बार रुकती हुई पहाड़ की ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही थी। कई बार तो वो एक सीधी रेखा में चल रही होती थी, और कभी आड़े तिरछे चलते हुए आगे बढ़ रही थी। पहाड़ के ऊपर करीब 100 गज का एक जगह थी, एक चौड़ी सी, जिसके ऊपर छोटी लेकिन काफ़ी सख्त घास उगी हुई थी। इस खुले हुए मैदान के ऊपर छोटी और वो घनी झाड़ झंकार के 2 हिस्से थे, एक इधर एक इधर, मतलब अलग अलग हिस्से थे।
जिनमें से एक हिस्से में एक सकरी पगडंडी ऊपर पहाड़ के टॉप तक जाती थी उसके बीच से। इस छोटी और कड़ी घास के कारण बाघिन के पगमार्क्स दिखने बंद हो गए थे। बाघिन इस बात को जानती थी कि उसका बहुत नज़दीक से पीछा किया जा रहा है, उसे इस बात का पता था। इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि जितना हो संभव हो, जितना पॉसिबल हो सके, वो उतना अपने आप को जो है छिपा छिपा कर चले। तो वो बहुत अपने आप को बचा करके और छिपा कर चल रही थी। इनकी बाईं तरफ की झाड़ झंकार का जो टुकड़ा था, दूसरे टुकड़े से करीब 30 गज की दूरी पर था। उन दोनों के बीच की दूरी करीब 30 गज थी। तो इन्होंने डिसाइड किया पहले नज़दीक वाले हिस्से को चेक कर लिया जाए। ये जब झाड़ के 1-2 गज नज़दीक पहुँचे, मतलब झाड़ 1-2 गज दूरी रह गया था, तो इन्होंने किसी भारी भरकम जानवर की वजन से किसी टहनी के चटकने की आवाज़ को सुना। अब इन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये आवाज़ बाईं तरफ से आई है। ये तुरंत मुड़े और उस झाड़ झंकार की तरफ चले गए जिधर से आवाज़ आती हुई इन्होंने महसूस करी थी। ये उस दिन की इनकी दूसरी गलती थी। पहली तो तब की थी जब इन्होंने चाय के लिए पानी उबालने के लिए अपने आदमियों को आवाज़ दे दी थी और बाघिन ने आवाज़ सुन ली थी और चली गई थी। और दूसरा, उनके मुड़ के झाड़ झंकार की तरफ चले जाना, ये इनकी दूसरी गलती थी। जहाँ जा रहे थे उसी में जाते ठीक रहता, क्योंकि उनके आदमियों ने बाद में इन्हें बताया कि उस खुले हुए मैदान का टुकड़ा इन्होंने बाघिन के पीछे पीछे ही पार किया था। और जब ये मुड़कर बाईं तरफ की ओर चले थे तो बाघिन झाड़ियों के अंदर एक खुली जगह में लेटकर इनका इंतज़ार कर रही थी। मतलब वो पोजीशन बना के घात लगा के इनका इंतज़ार कर रही थी। वो फुल तैयारी में थी, आएगा तो झपट जाऊंगी। लेकिन ये उस तरफ गए नहीं है, मुड़ गए थे। बाईं ओर की झाड़ झंकार में इन्हें बाघिन का कोई सबूत नहीं मिला, कोई चिन्ह नहीं मिला, कुछ निशान वगैरह नहीं मिला। तो ये लौटकर फिर खुले मैदान में वापस आ गए और अपने आदमियों की जो सीटियों की आवाज़ थी उनको सुनकर इन्होंने उनकी दिशा की तरफ देखा। वो करीब 100 गज दूर दाहिनी तरफ एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। इन्होंने अपना हाथ उठाकर उनको इशारा किया कि हाँ भाई, मैंने तुम लोगों को देख लिया है। तो उन्होंने इशारे से पहले इन्हें ऊपर, फिर वहाँ से पहले ऊपर जाओ, फिर वहाँ से नीचे जाना, ऐसे करके इशारा किया। वो इन्हें बताना चाह रहे थे कि बाघिन जो है पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी और फिर वहाँ से नीचे उतरकर दूर जा रही थी। जिम कॉर्बेट साहब उस सब जो सकरी सी पगडंडी थी उससे होकर बहुत तेज़ी से भागे और चोटी में पहुँच गए। चोटी में पहुँचकर पहाड़ में एक वहाँ पर उन्होंने खुली हुई जगह को देखा। अच्छा, उस जगह की जो घास थी वो हाल में ही जला दी गई थी और उस जली हुई घास की जो राख थी, अब क्योंकि पिछले शाम आपको याद होगा मैंने बताया था बारिश हो गई थी, तो वो राख जो है अभी भी गीली थी। तो उसमें जो है इन्हें बाघिन के पंजों के जो निशान थे वो साफ साफ दिखाई पड़ गए। यहाँ से गुजरी है। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के नीचे उतर के एक वाटर बॉडी थी, जलधारा थी। ये वही जलधारा थी जिसे तल्ला देश की तरफ आते हुए जिम कॉर्बेट साहब ने पार किया था। बाघिन ने उस जलधारा में पहले पानी पिया और फिर कुछ देर आराम करने के बाद उसने उस नदी को पार करके वो ऊपर की तरफ एक घने जंगल में चली गई। अब दोस्तों देर भी होती जा रही थी, इसलिए इन्होंने अपने कदमों को वापस खींच लिया कॉर्बेट साहब ने, और पहाड़ की चोटी पर होते हुए अपने आदमियों के पास आ गए। उनको बोला कि आ जाओ नीचे उतर आओ। अब उस बड़ी चट्टान से जहाँ पर इन्होंने सिगरेट पी थी और बाघिन के पगमार्क्स का पीछा किया था, वहाँ से लेके जलधारा तक की जो इन्होंने बाघिन का पीछा किया था उसकी जो डिस्टेंस थी वो कुल मिलाकर के 4 मील के आसपास रही होगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस दूरी को तय करने में इन्हें 7 घंटे से कहीं ज़्यादा का समय लग गया था। हालांकि उस दिन का अंत भी असफलता के साथ ही हुआ, लेकिन ये दिन बड़ा रोमांचकारी और दिलचस्प रहा था। और ये सिर्फ जिम कॉर्बेट साहब के लिए नहीं बल्कि उनके आदमियों के लिए भी था, जो पेड़ पर चढ़कर बाघिन और इन्हें दोनों को पूरा समय अपनी नज़रों से देख रहे थे कि ये जिम कॉर्बेट साहब, ये बाघिन, हर टाइम इनकी नज़रों में ये दोनों लोग थे। इसके साथ ही ये दिन काफ़ी लंबा दिन भी हो गया था, क्योंकि ये लोग सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही निकल पड़े थे और जब ये लोग वापस कैंप में पहुँचे तब तक रात के 8 बज चुके थे। तो बड़ा टायरिंग डे रहा इन लोगों के लिए, बहुत थक गए थे। और तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ
ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा ना यार उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद उत्तरांचल डायरीज को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप और हम मिलकर इस चैनल को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हो जाएंगे, जिसमें आप सभी मित्रों का सहयोग है। आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अगर आप नहीं हैं तो चैनल नहीं है, चैनल नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो मुझे जीवित रखने में आप लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सभी का दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज के लिए निकाला। जी मैडम, आपकी बात कह रहा हूँ, भैया आपसे भी कह रहा हूँ, सर थैंक यू। अब आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट तो ज़रूर करें प्लीज़। मुझे पता तो चले आप नए जुड़े हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही मेरी जो हौसला अफजाई होती है ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, मजबूती से मेरे साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा एक प्रार्थना और है दोस्तों, अगर हो सके तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा से जो भी दिल करे वो डोनेट करने की कृपा ज़रूर करें। देखिए, मेरी इस बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, बल्कि मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्थिक तंगी तो है ही है यार 10 साल हो गए बेरोजगार चारपाई में पड़े हुए, तो कैसे चलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ दोस्तों, आगे की घटना बहुत ही रोमांचित करने वाली है, इसलिए अगले भाग का इंतज़ार जरूर कीजिएगा और घटनाक्रम को जरूर सुनिएगा। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल तो आपसे आज्ञा लेता हूँ। बाय बाय दोस्तों, हैं, गुड बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।